नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल शर्मा और मैं आज आपका स्वागत करता हूं स्टॉक बॉक्स के नए वीडियो में, जहां हम बिजनेस स्टैंडर्ड और इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर के सबसे बढ़िया आर्टिकल्स का एनालिसिस करेंगे और आपको समझाएंगे कि इन आर्टिकल से आपको क्या सीखना चाहिए और आपकी जेब पर इस खबर से क्या फ़र्क पड़ता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ से। पॉज नॉट पिवट, आरबीआई गवर्नर। ये आरबीआई के गवर्नर ने कहा है पॉज नॉट पिवट। इसका अच्छे से आपको हम मतलब समझाएंगे। जो 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, उसने गुरुवार को यूनानिमसली मतलब इकट्ठा ये डिसाइड किया कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चेंज नहीं करने वाले हैं इस बार। ना वो बढ़ाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, ना वो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा ब्रीफ दे दूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से आरबीआई क्या करती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रेपो रेट होता है जिस पर आरबीआई से कमर्शियल बैंक्स लोन लेते हैं, फिर उस पैसे को हमें लेंड करता है, नॉर्मल जनता को। तो आरबीआई अगर रेट बढ़ा दे तो हमारे लोन महंगे हो जाते हैं, आरबीआई रेट कम कर दे तो हमारे लोन सस्ते हो जाते हैं। अब लोन महंगे हो जाने से लोग कंजम्पशन कम करेंगे, लोन कम लेंगे, खर्चा कम करेंगे, महंगाई कम होगी। और इसी का उल्टा कर दिया, अगर रेट घटा दिया तो लोग लोन ज़्यादा लेंगे, कंपनियां ज़्यादा खर्च करेंगी पैसे, कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा और इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, महंगाई भी थोड़ी बढ़ेगी। तो महंगाई को कंट्रोल करने का ये तरीका है, एक टूल है। रेपो रेट जो है अब ये है अनचेंज 6.5%। और ये बहुत ही सरप्राइज मूव था, शॉकिंग मूव था, स्पेशली जो लोग अभी स्टॉक मार्केट में हैं उनके लिए, क्योंकि सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 25 बेसिस पॉइंट 0.25% इसका मतलब होता है इतना कम से कम बढ़ना ही बढ़ना है। इसने डिसाइड किया कि यूनानिमसली वो चेंज नहीं करेगा इस बार का रेपो रेट, लेकिन मार्केट में काफ़ी यूफोरिया क्रिएट होने लग गया कि इतना अच्छा डिसीजन है, अब इंटरेस्ट रेट शायद घटने शुरू होंगे, होम लोन सस्ते होंगे, सारे और लोन्स भी सस्ते होंगे। लेकिन शक्तिकांता दास जी ने ये कहा है कि ऐसा मत मानना कि ये पिवट है। पिवट का मतलब होता है चेंज इन स्टैंस, मतलब ये रिवर्सल नहीं है आरबीआई के डिसीजन का कि अब तक ये बढ़ते जा रहे थे 2 साल से तो अब घटना शुरू होंगे। तो पिवट पॉइंट उसे कहते हैं, उस पॉइंट से जहां से अगर ये बढ़ रहा है तो ये घटना शुरू हो जाता है, और ये घट रहा है कई सालों से तो बढ़ना शुरू हो जाता है उस पॉइंट से। तो पॉइंट ऑफ टर्न अराउंड ये वो नहीं है। शक्तिकांता दास जी ने कहा है स्ट्रिक्टली कि ये एक पॉज है, इसको पिवट की तरह मत मानना। ये मत मानना कि अगले मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन में भी मैं रेट को पॉज रखूं या और कम करना अब शुरू कर दूं, ये कोई गारंटी नहीं है। मैंने अभी की सिचुएशन को देखकर ये डिसीजन लिया है कि मैं ना रेट हाइक करूंगा और ना रेट कट करूंगा। तो ये कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। जो इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस वगैरह हैं, अब आगे हम ये डिस्कस करते हैं। इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन जो महंगाई दर है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Q4 जो Q4 है फाइनेंशियल ईयर 2024 का, इस साल इसमें 5.2% हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेशंस है कि इन्फ्लेशन और कम होगा। रियल जीडीपी ग्रोथ रेट एस्टिमेट्स जो हैं वो थोड़े कम हुए। अब देखिए ग्रोथ रेट भी हमारे कम हो रहा है, और ग्रोथ रेट को मैंने अभी बताया था कि अगर आप लोन सस्ते करते हैं तो ग्रोथ रेट बढ़ती है, क्योंकि लोग और कंपनीज दोनों लोन ज़्यादा लेते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है कंट्री में। तो इसको भी बढ़ाना ज़रूरी है। प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट हमारे कम आ रहे हैं। आप हमारे कुछ पुराने वीडियोस देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के और इकोनॉमिक टाइम्स के, जिसमें हमने बताया कि आईएमएफ से लेके वर्ल्ड बैंक तक इंडिया के ग्रोथ प्रोजेक्शंस को कट कर रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इन्फ्लेशन ऑलरेडी कम हो रहा है तो गवर्नमेंट थोड़ा कॉन्फिडेंट है। इससे कई सारे सेक्टर्स बहुत ज़्यादा खुश हैं, कुछ बहुत एक्साइटेड है, बहुत अच्छा। कल आप मार्केट में अभी जैसे ही रिजल्ट आया, ये अनाउंसमेंट आई, स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया, वहाँ पर एकदम से ऊपर गया। बैंक्स, ऑटोज, रियल एस्टेट सेक्टर, होम लोन जहाँ एक्सपेंसिव होने से होम की सेल्स कुछ लोग कह रहे थे कम हो सकती है आगे, और ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा लोगों के ऊपर, तो वो भी अब थोड़ा रिलैक्स्ड है। तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है आपकी जेब पर। आपके होम लोन सस्ते हो जाएंगे। उसके बाद अक्रॉस द सेक्टर जो कंपनीज हैं उनके भी प्रॉफिट मार्जिन थोड़े बढ़ेंगे, उनका इंटरेस्ट पेमेंट कम होगा, तो इससे पूरी इकोनॉमी का फायदा होगा। आते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल ये भी इसी के बारे में है। ये है स्टेबिलिटी की जॉब नॉट ओवर येट। सरप्राइज रेट पॉज के बाद आरबीआई गवर्नर ने मेंटेन किया कि उनका जॉब अभी खत्म नहीं हुआ है, उनका काम खत्म नहीं हुआ है, और उन्होंने एक यूपीआई के लिए भी बढ़िया न्यूज़ निकाली कि इसको और एक्सपैंड किया जाएगा यूपीआई को। तो अब देखिए यूपीआई को लेके भी गवर्नमेंट कितना सीरियस है।
अब यूपीआई पेमेंट्स आ सकते हैं प्री सैंक्शन बैंक क्रेडिट सून। यूपीआई पेमेंट्स वाया प्री सैंक्शन बैंक क्रेडिट सून, इसका मतलब यह है कि यूपीआई पेमेंट्स हो सकते हैं कैसे, बैंक क्रेडिट के थ्रू जो पहले से ही सैंक्शन होंगे। तो अभी हमने रुपे क्रेडिट कार्ड जो है उसको लिंक करना अलाउ कर दिया यूपीआई के साथ, तो अब आप यूपीआई पे क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो आरबीआई ने क्या प्रपोज किया है कि हम इसके जो पेमेंट का स्कोप है इसको और बढ़ा देते हैं प्लेटफॉर्म का। इसमें हम जो प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइंस हैं, जैसे कि आपका बैंक कहता है ठीक है 50,000 का क्रेडिट तुम्हें अलाउड है, तुम्हारा जो है हिस्ट्री बहुत अच्छा है क्रेडिट हिस्ट्री, और आप एक और इंसान है उनका 1 लाख का अलाउड है, तो आप वो जो प्री क्रेडिट लाइन है, आपके पास अपना पैसा नहीं हो, क्रेडिट ही आप एक दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हो पैसे, जैसा कि इट्स लाइक एक क्रेडिट कार्ड आपके यूपीआई में फिक्स कर दिया है आपने, और उससे आप पे किए जा रहे हो आराम से, और आपके अकाउंट से ही आप उसे रीपे कर दे रहे हो। तो यहाँ कार्डलेस हो जाएगा पूरी तरीके से, क्रेडिट कार्ड भी, डेबिट कार्ड तो ऑलरेडी हो चुका है, अब उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं। तो गवर्नमेंट का ये प्लान है, और इंडस्ट्री का उन्होंने ओपिनियन भी मांगा है इस पर, और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ये सोचते हैं कि अगर ऐसा फीचर आ गया यूपीआई में तो क्रेडिट जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इससे फ़ायदा किसका होगा दोस्तों? अब आते हैं इंपॉर्टेंट सवाल पर, इस डिसीजन से किसका फ़ायदा होगा? सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा बैंक्स का। ये जो बैंक्स हैं इनके लिए लोन देने के लिए आपके पास इतनी सारी कॉल्स आती है, इतनी मेहनत करते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए इतनी मेहनत करते हैं ये लोग, इतना खर्चा करते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, ये बहुत कम होगा, बहुत ईजिली एक्सेसिबल हो जाएगा। तो गांव में भी अगर किसी को क्रेडिट यूज़ करना है, लोन थोड़ा सा यूज़ करना है, वो तुरंत कर सकता है। तो इंडियन मार्केट में क्रेडिट और ज़्यादा बढ़ेगा, बैंक्स को फ़ायदा इससे और ज़्यादा होगा। आते हैं अगले टॉपिक पर, व्हाट लेड टू द पॉज। अब हम लोग ये डिसाइफर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि आरबीआई ने रेट हाइक पॉज कर दिया, क्योंकि 80% एक्सपेक्टेशन थी, प्रोबेबिलिटी थी 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक की। सो दिस इज़ अ वेरी बिग शॉक एंड सरप्राइज। मैं शॉक नहीं कहूँगा क्योंकि इट इज़ अ गुड न्यूज़। तो सबसे पहला था रेजिलेंट इकोनॉमी। आरबीआई ने इंटरेस्ट, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है ये टॉपिक, रेट हाइक क्यों पॉज हुआ। सबसे पहला पॉइंट था कि रेजिलेंट इकोनॉमी, रियल जीडीपी जो है FY23 में एक्सपेक्टेड है 7% के रेट से ग्रो करेगी, और इससे ये इंडिकेट करता है कि इकोनॉमी अभी रेजिलेंट है, और इसीलिए आरबीआई को ये डिसीजन लेने में ज़्यादा हेजिटेशन नहीं हुई। दूसरा था करंट अकाउंट गैप नारोइंग टू सस्टेनेबल लेवल्स। जो करंट अकाउंट डिफिसिट है हमारा, आप देख सकते हैं इस चार्ट में, करंट सितंबर से लेके दिसंबर 2022 तक, सो एक साल से ज़्यादा का एक ग्राफ है, और दिसंबर 2022 में 2.2% आ गया है जीडीपी का करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ये भी एक कंफर्टेबल लेवल्स थे आरबीआई के लिए। इसके बाद इन्फ्लेशन पर ऑप्टिमिज्म, इन्फ्लेशन फोरकास्ट जो है इन्होंने लोअर कर दिया है, 5.2% कर दिया है FY24 के लिए 5.3 से, क्योंकि उन्होंने अज्यूम किया है कि एवरेज क्रूड ऑयल प्राइस $85 पर बैरल होगा वर्सेस $95 पर बैरल प्रोजेक्टेड इन फरवरी पॉलिसी। तो ये एक्सपेक्ट करें कि क्रूड ऑयल भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला, तो महंगाई इधर काबू में रहेगी। और कंफर्टेबल फॉरेक्स रिजर्व्स, जो इनका लेवल ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स है इनके पास, ये भी कंफर्टेबल है। $604 बिलियन था 8 अप्रैल 2022 को, और अभी ये 578.778 बिलियन डॉलर्स है। तो इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं कि ये रीजंस हो सकते हैं डिसीजंस के आरबीआई के। अगला आर्टिकल है आईएमएफ के बारे में। आईएमएफ प्रोजेक्ट कर रहा है बिलो 3% ग्रोथ इन मीडियम टर्म, लोएस्ट सिंस 1990। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, पूरी वर्ल्ड की कंबाइंड इकोनॉमीज 3% से कम ग्रोथ रेट पर ग्रो करने वाली है इस साल, और ये लोएस्ट है 1990 से। आईएमएफ का कहना है कि सेंट्रल बैंक्स शुड कंटिन्यू टाइट स्टैंस टू फाइट इन्फ्लेशन। चाहती है कि सेंट्रल बैंक टाइट स्टैंस ले और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें। उसने वार्न किया है कि जो उसका आउटलुक है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वार्न किया है कि जो उसका आउटलुक है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अगले 5 साल के लिए बहुत वीक है, और वीकेस्ट है पिछले 30 सालों में, और ये एक्सपेक्ट करता है कि 3% से भी शायद ग्रो ना कर पाए वर्ल्ड इकोनॉमी। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है जो इसने रेज किया है कई सारी कंट्रीज़ के साथ। 90% ऑफ एडवांस इकोनॉमीज जो हैं ये ग्रोथ स्लो देखेंगी इस साल,
और जो टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी है, जैसे हम कह रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी टाइट होना मतलब इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ना, उसकी वजह से भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो काफ़ी देखते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं एक्चुअली अभी जो नॉर्मल नहीं चल रही, जैसे वर्ल्ड में ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस भी चल रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर है, अभी फिनलैंड का नेटो में आना, देखते हैं वहाँ रशिया का क्या रिएक्शन होता है। चाइना और ताइवान के बीच में जो इश्यूज चल रहे हैं, नॉर्थ कोरिया यूएस पर अटैक करने की वार्निंग्स दे रहा है और दूसरी साउथ कोरिया पर अटैक करने की वार्निंग्स दे रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा स्कर्मिश हैं ऐसी ऐसी छोटी छोटी, और कुछ बहुत बड़ी बड़ी भी हैं। तो इसकी वजह से जो हमारा ग्रोथ है वो हिंडर हो रहा है, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी का ग्रोथ हिंडर हो रहा है। अब आते हैं, छोटा सा एक आर्टिकल आया है इसी में, इंडियाज वर्ल्ड क्लास डिजिटल इंफ्रा वर्थ एम्यूलेशन बाय मेनी नेशंस। IMF के पेपर ने कहा है कि इंडिया का ये जो वर्ल्ड क्लास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसे एम्यूलेट करना चाहिए दूसरे नेशंस को। मतलब कॉपी एक तरीके से आप वर्ड नहीं बोल सकते, लेकिन इसका मतलब यही होता है कि इसे सीखना चाहिए और अपनी कंट्री में ऐसा शुरुआत करना चाहिए। इंडिया ने बिल्ड किया है वर्ल्ड क्लास डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है लाइव्स एंड इकोनॉमीज, और ये लेसन हो सकता है दूसरी कंट्रीज के लिए। IMF के वर्किंग पेपर ने ये कहा है। और इसके 3 डिफरेंट लेयर हैं जो इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसमें सबसे पहले आता है यूनिक आइडेंटिटी आधार, कॉम्प्लीमेंट्री पेमेंट सिस्टम्स, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आधार पेमेंट ब्रिगेड, आधार एनेबल पेमेंट सर्विस, और डेटा एक्सचेंज जैसे कि डिजी लॉकर और अकाउंट एग्रीगेटर। तो 3 अलग अलग लेयर बताया। कहते हैं इसकी वजह से इन पेपरलेस, कैशलेस और प्राइवेसी रिस्पेक्टिंग डिजिटल एक्सेस मिलता है लोगों को वैरायटी ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सर्विसेज का। वर्किंग पेपर का नाम था स्टैकिंग अप द बेनिफिट्स लेसन फ्रॉम इंडियाज डिजिटल जर्नी। ये आप पढ़ सकते हैं चाहे तो जाकर, इंटरेस्टिंग है। और जो इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया है, इसका बेनिफिट ऑल अक्रॉस द कंट्री अब फील हो रहा है। इसका फ्रूट्स जो है, इसके फ्रूट्स की चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में कि किस तरीके से इंडिया ने ट्रांसफॉर्म किया है अपने इकोनॉमी को डिजिटल इकोनॉमी में। तो ये एक एग्जाम्पल है पूरी दुनिया के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको किसी भी टॉपिक पर इन डेप्थ वीडियो चाहिए या एनालिसिस चाहिए। धन्यवाद।